नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पर। आज हमारे साथ बंबई से डॉक्टर उदय कुलकर्णी साहब हैं, जिन्होंने नासिक से एमडी आयुर्वेद किया था और काफी अनुभव है आपका इस फील्ड में। और वहाँ देवरिया से डॉक्टर आर अचल साहब हैं, जो आयुर्वेद के तो ज्ञाता है ही, बहुत अच्छे लेखक हैं, विद्वान हैं और ईस्टर्न साइंटिस्ट जो एक रिसर्च जर्नल भी आप प्रकाशित करते हैं और वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस के उत्तर प्रदेश यूनिट के कन्वेनर भी हैं। डॉक्टर नीतू श्री हैं, आप भी आयुर्वेद के सीनियर डॉक्टर हैं और इस समय पीएचडी कर रही हैं अपना आयुर्वेद में ही। देखिए, सबसे पहले तो कुलकर्णी साहब, हम जानना चाहते हैं कि बंबई में जहां हैं आप, संक्षेप में क्या कोविड की क्या सिचुएशन है? क्या वहां भी दिल्ली की तरह हाहाकार है, दिल्ली या लखनऊ की तरह, या थोड़ा बेहतर है? नमस्ते सभी स्वराज चैनल के दर्शकों को। मैं बताना चाहूंगा कि बंबई सबसे पहले यहाँ पे कोविड ने शुरुआत की थी पहले वेव में। अभी दूसरी वेव में भी यहाँ पे शुरुआत हो गई। लगभग बंबई और आजू बाजू में लगभग दिन में 15 से 20 हजार पेशेंट्स रजिस्टर हो रहे थे। बंबई में थाना, बाकी के जो सबब है वहां पे सब मिलके लगभग 20,000 के करीब पेशेंट्स यहाँ पे रजिस्टर हो रहे थे एक महीने पहले। लेकिन उसके बाद में यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स है उन्होंने थोड़ा सा, प्रशासन ने भी थोड़ा सा सहकार्य दिया, सब डॉक्टर लोगों को भी अपने तरीके से ट्रीटमेंट्स और ये करने के लिए थोड़ी सी छूट दी। तो आज मैं कह सकता हूँ कि 15-20 हजार से अभी ये आंकड़ा जो है वो 3-4 हजार के करीब पूरा आ चुका है। यानी लगभग 20% इतना हम लोग नीचे ला चुके हैं। इसमें जो लॉकडाउन फिर से जो जारी किया था ये एरिया में स्टेट गवर्नमेंट ने, उसका भी फायदा हो गया और डॉक्टर लोगों ने बहुत मेहनत की है। बीच में ऑक्सीजन की कमी थी, इंजेक्शंस कम पड़ रहे थे, तो ऐसे में होम क्वारंटाइन ज्यादा से ज्यादा लोगों को करा के यहाँ पे अच्छा कंट्रोल आ गया है। अभी हम लोग कह सकते हैं कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ द वेव। आप सेकेंड वेव को कंट्रोल कर रहे हैं। वहां कोई ऑक्सीजन के और बेड्स वगैरह की तो अब क्राइसिस नहीं है? नहीं, अभी तो क्राइसिस पिछले हफ्ते से कम हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र में, बंबई में जहाँ पे मैं हूँ, वहां पे तो अच्छी तरीके से कंट्रोल आ रहा है। बाकी जो छोटे शहर है और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है महाराष्ट्र की, वहां पे अभी थोड़ी सी ये भागदौड़ है। लेकिन डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि 15 दिन पहले जितनी क्राइसिस सिचुएशन थी, आज उतनी नहीं है। जी जी, तो बहुत अच्छा। अभी आपसे बात करेंगे सेकंड राउंड में। जी जी, डॉक्टर कुलकर्णी, आप बंबई में है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि देखिए, जनरली क्या होता है कि लोग आयुर्वेद और होम्योपैथी सब दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब क्रिटिकल सिचुएशन आती है, सीरियस सिचुएशन आती है, तो फिर लोग भागते हैं एलोपैथी की तरफ। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है पेशेंट्स के साथ कि जिन लोगों को कोविड में बुखार आया, 5 दिन के बाद बुखार आया, या जिन लोगों का थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो उनको आपने क्या दवाइयां दी? उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है आयुर्वेद में? जैसे कि आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में आईसीएमआर प्रोटोकॉल्स जो है उसी तरीके से आपको जाने के लिए सब लोग बाध्य है। तो अगर समझो आपके यहाँ पे कोई भी कोविड का पेशेंट आ जाता है जिसका डायग्नोसिस आपको करना है और उसके साथ में ट्रीटमेंट करनी है, तो मैक्सिमम पेशेंट्स को यहाँ पे एलोपैथी एज अ बेसलाइन, और उसमें से जो भी होम क्वारंटाइन होते हैं उनको उनका थोड़ा सा छूट मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों साथ में करते हैं। होम क्वारंटाइन वाले लोग जिनकी बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, उनको आयुर्वेद और होम्योपैथी चलाया जा रहा है। और नहीं तो हॉस्पिटल में जो आयुर्वेद भी, में, जी 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 जी, आप हाँ, बताइए बताइए। उसके साथ में जैसे पेशेंट कोई एडमिट हो जाता है जिसको ऑक्सीजन की कमी है या फिर साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है, तो वो लोग हमारे पास वापस आते हैं कि हमारे पेशेंट को ये ऐसी ऐसी कंडीशंस है। महाराष्ट्र में लगभग 80 से 100 सीनियर डॉक्टर्स है जो सीवियर केसेस में भी आज ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वहां पे आयुर्वेद सिर्फ का?
आप, हाँ, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाके या हॉस्पिटल के पेशेंट्स को, लगभग 100 डॉक्टर्स पूरे महाराष्ट्र में रहेंगे ऐसे, कि जो मुझे मालूमात है कि जो वहां पे सीरियस पेशेंट्स की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको साइटोकाइन स्टॉर्म हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, उसके ऊपर ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से करवा रहे हैं। और मॉडरेट और सीवियर के लिए यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था, जैसे कोई भी आदमी पैनिक हो जाता है तो पहला उसका चॉइस एलोपैथी रहता है। जी यहाँ पे हम लोग आयुर्वेद जहाँ पे भी चलाते हैं तो असिम्टोमेटिक, माइल्ड, इसमें आयुर्वेद पक्का काम कर रहा है। मॉडरेट में हमने कुछ केसेस किए हैं, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, और उसके साथ में हम लोग आगे सीवियर के लिए भी, जैसे हमारे हॉस्पिटल में अभी ऑक्सीजन वेंटिलेटर सब लगा के अभी हमारे यहाँ पे आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों चलेगा जी यहाँ पे। हाँ, लेकिन बाकी सब जगह पे थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत जगह पे आयुर्वेद और उसके साथ में होम्योपैथी का प्रयोग भी अच्छी तरीके से हो रहा है, एलोपैथी को जोड़ के, और पेशेंट्स वहां पे जल्दी से रिकवर भी हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन महाराष्ट्र, अगर आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र का नंबर है वो 30 लाख से ऊपर अभी पेशेंट महाराष्ट्र में हो चुके हैं। लेकिन वो 30 लाख में से हमारे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो डेथ रेट बहुत कम है, 2 या ओके 3% के ऊपर डेथ रेट नहीं है। और वो अभी और भी कम हो रहा है। पहले एकदम शुरुआत में फर्स्ट वेव में बहुत वहां पे डेथ रेट चला, लेकिन अभी अगर आपने बंबई का देखा होगा तो 0.6%, 7%, 1% से कम ही डेथ रेट अभी चल रहा है। तो उसका मतलब है कि बहुत वी हैव बेटर्ड द बिफोर ट्रीटमेंट्स। और अभी आयुर्वेद और ये सब भी उसके साथ में हमारी कोशिश है कि क्लिनिक में भी आप कोविड की ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को परमिशन मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, लेकिन वो हो जाएगा। तो आई थिंक वी विल बी कंट्रोलिंग द सेकेंड वेव, एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर द थर्ड वेव इन अ बिग वे, क्योंकि थर्ड वेव में हम चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को अगर हो भी गया तो उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत ना आए। जी। मैं डॉक्टर कुलकर्णी आपके पास आऊंगा कि जो सीरियस पेशेंट्स आप मैनेज करते हैं, और चूंकि आपके हॉस्पिटल में कंबाइंड थेरेपी भी चल रही है, सारी व्यवस्था है, तो सीरियस पेशेंट्स को आयुर्वेदिक ड्रग्स कौन से दे रहे हैं, क्या कैसे उनको मैनेज करते हैं? देखिए, मैं अभी ये जो कोविड आ गया है तो उसको हमने 3 लेवल पे डिवाइड किया है। एक है जो एकदम माइल्ड से लक्षण है, तो माइल्ड लक्षणों में जैसे अभी आंचल सर ने कहा, वैसे ही सीतोपलादी से लेके त्रिभुवन कीर्ति या गिलो, ये सब चीजें जो है वो चलती है, उससे अच्छा आराम भी आता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो की है वो है स्टीम इनहेलेशन, गार्गल ओके और धूम्रपान। ये 3 चीजें हम लोग यहाँ पे ज्यादातर सब पेशेंट्स को देते हैं, और हमने ये पाया है लगभग सभी पेशेंट्स में, जब आप 3-4 दिन में 3-3 बार स्टीम देते हैं, गार्गल करने के लिए बोल देते हैं, और उसके साथ में धूम्रपान कराते हैं, तो उनका आरटी-पीसीआर भी 3 या 4 दिन में निगेटिव हो जाता है। लेकिन ये धूम्रपान क्या आरटी-पीसीआर, है, थोड़ा धूम्रपान को एक्सप्लेन कर दीजिए। धूम्र आपने चरक संहिता में धूम्रपान ये योग बताया है कि जहां पे भी नासा मार्ग से या फिर गले में अगर कुछ आपको तकलीफ है तो आयुर्वेद में धूम्रपान का वर्णन किया गया है। नहीं, वो हम यहाँ पे, हाँ, किन चीजों से धुआं लेते हैं जी? उसमें देवदार है, उसमें त्रिफला है, उसमें दशमूल है, उसके साथ में जटामांसी है, बला है, और जैसे शारंगधर का पाठ अगर देखोगे तो वहां पे मंशिल वगैरह बताया, लेकिन हम लोग वो मंशिल वगैरह नहीं यूज करते, पूरा हर्बल एक्सट्रैक्ट ही है सब है। कोई इसके साथ में हल्दी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली जो मध्यम स्वरूप का धूम्रपान का जो भी द्रव्य है आप चरक में भी पाओगे, तो वो सब द्रव्य लेके आप धूम्रपान तो करा वो सकते हो। कैसे करते हैं, किसी बर्तन में उसको आग धूम्र से जलाते हैं? हाँ, नहीं, अभी आपको धूम्रपान की मैं वर्ती बताता हूँ। मैं अभी क्लिनिक में ही बैठा हूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कि जी जी, प्लीज दिखा धूम्रवर्ती दीजिए, क्या है। और ये दिखा अभी दीजिए। हमने चरक से पाठ लिया है, और चरक की मला धूम्रवर्ती जरा देखा आणि जी धूम यंत्र असेल तो ते दे। सो जी जी अभी मैं यहाँ पे आपको बताता भी हूँ कि क्या है और कैसे करना है, लेकिन उसके थोड़ा सा आगे जाता हूँ कि मॉडरेट जब भी लेवल आती है, पहले 6-7 दिन तो पेशेंट अच्छा खासा रहता है, उसके बाद में उसको थोड़ी सांस की तकलीफ चलने लगती है, तो उस वक्त आपको इसी के साथ में थोड़े अरिष्ट चलाने हैं। तो आप इसमें कनकासव है, या उसके साथ में अगर आपको ऐसे लगता है कि बहुत अंदर से चोकिंग है, बाकी कुछ हो रहा है, तो उसमें आप कनकासव के साथ में सोमासव भी आप लेके आ सकते हो।
और थोड़ा सा अगर इसके आगे पेशेंट चला जाता है तो वहां पे साइटोकाइन स्टॉर्म में चला जाता है पेशेंट। तो आयुर्वेद के हिसाब से उस वक्त शरीर को ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम लोग आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ में अगर और भी चले जाते हैं आगे, फिर एआरडीज की कंडीशंस वगैरह जब आ जाती है, तो उस वक्त आपको हेमगर्भ से लेके श्वासकाश चिंतामणि, फिर उसके साथ में मल्ल सिंदूर है, अगर वहां पे इयोसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं तो वहां पे सवीर पन्नग यूज करना है। तो इस तरीके से आप लक्षण देख के पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट वहां पे कर सकते हो। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होता है। जी एक जी ही जी। तरीके का ट्रीटमेंट सबको वैसे ही नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी ये हमने पाया है। आरोग्यवर्धिनी बटी का क्या रोल है? आरोग्यवर्धिनी जो है उसमें जो कटुका है, तो वो हमें अपने साइटोकाइन स्टॉर्म में जो शरीर में थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि अपने ही शरीर के जो भी फंक्शंस है वही शरीर के दुश्मन जैसे काम करने लगते हैं। तो जी जी इसीलिए उस वक्त आपको अगर आरोग्यवर्धिनी आपने प्रयोग किया तो सेल डेब्रिस जो चेस्ट में वहां पे जमने लगता है, ब्लड में वहां पे क्लॉटिंग से लेके बहुत सी चीजें होती है, तो वो सब चीजें आप रोक सकते हो। तो वहां पे किसी का डी डायमर जो है वो बढ़ा है, फेरिटिन बढ़ गया है, तो आप उसमें IL-6 अगर लेवल देखते हो, इंटरल्यूकिन 6 लेवल, तो उस वक्त आपको पता चलता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म वहां पे हो रहा है। एक तरफ आपका ESR बढ़ा हुआ है, CRP है वो बढ़ा हुआ है, लगभग 60-70 के ऊपर CRP जा चुका है। तो आप ऐसे वक्त अगर आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग शुरू करते हो तो आरोग्यवर्धिनी आपको बहुत अच्छा परिणाम दिखाती है। ये लगभग 7 से 10 दिनों के बीच में देना है। और हमने और एक प्रयोग अभी बीच में जो किया है, जो आपसे मैं शेयर करता हूँ कि HRCT में अगर आपको लगता है कि 12 से 15 के बीच में अगर स्कोर चला गया है, तो पेशेंट को आपको 3 दिन तक, अगर पेशेंट सह सकता है तो उसको 3 दिन तक आप लघु वमन करा सकते हो। लघु वमन से क्या होता है, आपका जो सिक्रीशन है चेस्ट में, लंग्स में जो सिक्रीशन है, उसे बाह्य दिशा में हम लोग निकाल सकते हैं। और उसके साथ में लघु वमन माने उल्टी करा सकते हैं, लघु वोमिटिंग। वमन, हाँ, पेशेंट की बल के पहले परीक्षा करनी है, और बल की परीक्षा करके अगर उसे वमन कराते हैं तो 3 दिन तक कराना है। कितना कराना है, सिर्फ गर्म पानी पिलाना है और उसे बोलना है कि आपको इसे उल्टी करके निकालना है। 3 बार कराइए एक दिन में, यानी सवेरे ही 3 बार उसको उल्टी के लिए बोल दीजिए, तो सिक्रीशंस जो है वो बाह्यगामी होने लगते हैं। और हमने ऐसे पाया है कि ऐसे वक्त पेशेंट 12 तक अगर भी HRCT स्कोर है तो वहां से वो पीछे आने लगता है, और पेशेंट का बुखार है वो भी उतरता है। क्योंकि जनरली अगर आपका स्कोर 12 तक गया है तो उसके साथ में बुखार भी आपको 3-4 दिन से बढ़ा हुआ ही नजर में आएगा, तो बुखार है वो भी नीचे आने लगता है। और वही एक आपको लक्षण है कि जो आप सोच सकते हो कि इसका साइटोकाइन स्टॉर्म हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट को, आपको, हमने यहाँ पे जैसे भी अभी पेशेंट जितने भी कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप पे हर दिन आपके पास से पेशेंट को मैसेज जाना चाहिए कि भैया आपका कैसे चल रहा है, सब ठीक है ना, आपके हर दिन के रीडिंग्स 3 बार आपने लिए हैं तो वो मुझे भिजवाइए। तो ऐसे करके एवरी डे विदाउट, क्योंकि पेशेंट को तो आपने या तो होम क्वारंटाइन किया है, किसी हॉस्पिटल में CCC में रखा है, तो आप तो वहां पे नहीं जा सकते। और हर जी पेशेंट के, आपके पास 15-20 पेशेंट है, तो हर एक को आप वीडियो कॉल करोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो आप जी उनको एक मैसेज भेज दीजिए कि आप जो भी आपके लक्षण है वो मुझे बताते जाइए। एंड फॉर्चुनेटली इन लास्ट 2 मंथ्स, जैसे सेकेंड वेव आया है यहाँ पे, लगभग फरवरी एंड से यहाँ पे सेकेंड वेव शुरू हो गई, तो वहां से अभी तक हमने लगभग 130-140 पेशेंट जो भी किए हैं, जिनमें से सिर्फ 4 या 5 पेशेंट को हमें एडमिट करने की जरूरत पड़ी, तो बाकी सब पेशेंट्स हमने घर पे ही मैनेज किए हैं। एंड एवरीबडी इज हैप्पी, पेशेंट को भी हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा। तो उसके लिए जो उसके बाद में दवाइयों से होने वाले साइड इफेक्ट या म्यूकोरमाइकोसिस से लेके जो चीजें अभी आप सुन रहे हो, तो वो भी उनको वहां पे नहीं पाई गई है। सो आई कैन से कि होम क्वारंटाइन में आप जितना भी पेशेंट को मैनेज करोगे, उतना पेशेंट आगे की साइड इफेक्ट्स और उसकी अवस्थाओं से बचा सकते हो। लगता है कि सीरियस हो गया सर, जैसे या हम सांस यहाँ लेने पे में देख रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत और ये सब हमने उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया फॉर्चुनेटली। जिसको भी यहाँ पे, यस जैसे सर, मैंने कहा कि 5 या 6 पेशेंट्स को हमें एडमिट करना पड़ा, तो उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन थी वो 93-92 के करीब आ गई, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल में। लेकिन बाकी सब नहीं सर, लोगों को, जैसे हम मैं लोगों अपना ने ये तो एक्सपीरियंस बाकी बता रही चलाया। हूँ सर, मैं अपना एक सेकंड।
हाँ, क्या हाँ पूछ रहे हैं आप? सर मैं क्या पूछ अपना रहे हैं? एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने पेशेंट को देखा है, जो भी पेशेंट को मैं डील की हूँ, तो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 88 तक गया, 87 तक गया, लेकिन पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं थी। तो नहीं, मैंने अगर उन्हें कभी सजेस्ट नहीं किया कि आप हॉस्पिटल चले जाओ। जी जी, मैंने उन्हें स्टीम जैसे दिया, और सर मैं नहीं नहीं, पर्सनल ठीक है। एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हाँ आफ्टर हाँ, स्टीम इनहेलेशन उनका ऑक्सीजन लेवल 5 से 10 तुरंत बढ़ जाता है सर, तुरंत बढ़ जी जाता है। मैंने चेक किया है, बिफोर स्टीम और आफ्टर स्टीम वो जी ऑक्सीजन जी, लेवल 5 to 7 में वेरिएशन होता है। तो क्या सर ऑक्सीजन लेवल 2-4 के लिए इतना बॉदर होने की जरूरत है? प्लस सर मैं रिपोर्ट पे भी थोड़ा सा मुझे डाउट होता है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स जो आते हैं जिसमें कि जो वैल्यू दिया रहता है उसके कोई भी सिम्टम्स पेशेंट में नहीं दिखते हैं मुझे। तो उस हिसाब से क्या देखिए पेशेंट को हमारे, सर हम लोग जी जी जी, सर। हाँ नीतू जी, डॉक्टर कुलकर्णी जवाब दे रहे हैं जी। हाँ यस। जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे जब जा रहा है और उसके बाद में उससे ट्रीटमेंट करके हम लोग ऊपर निकाल सकते हैं क्या, तो मैं कह सकता हूँ कि जब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ पे जैसे पेशेंट फर्स्ट स्टेज में 2-3 दिन का बुखार है तो तुरंत मेरे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो वट एवर स्कोर आई एम सेइंग इज आपके सामने मैंने रखा है। अगर पेशेंट थोड़ा सा देर से यहाँ पे आता है तो जनरली उसके स्कोर जो है और उसके साथ में ऑक्सीजन का जो आपने जैसे बताया, तो ऐसे में यहाँ पे एटलीस्ट इस एरिया में जो वॉर रूम यहाँ पे कंट्रोल रखने वाली जो वॉर रूम है, वो वहां पे 80 जैसे 89-90 के करीब अगर है तो यहाँ पे किसी को भी अलाउड नहीं है कि आप ऐसे पेशेंट्स को घर पे ट्रीट करो। तो यू हैव टू सेंड सच पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल। तो नीतू जी, मैनेजमेंट, हाँ एक सेकंड में नीतू जी को बता दूं। देखिए नीतू हाँ जी, जो बॉम्बे की स्थिति है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बहुत डिफरेंट है। बॉम्बे में उन्होंने क्या किया है कि यस सर। हर वार्ड लेवल पे उन्होंने वार रूम बनाए हुए हैं, कंट्रोल रूम समझ लीजिए, और वहाँ डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं। वहाँ जो बीएमसी के कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल, उन्होंने बहुत ही एफर्ट करके उन्होंने एक्स्ट्रा 11,000 डॉक्टर रखे हैं, और उनका पूरा एक कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, फॉरेन डिस्प्ले पे आ जाता है। तो उनका कंट्रोल रूम बहुत अच्छा काम करता है। और वो दूसरे उन्होंने इस तरह से मैनेज किया है कि हॉस्पिटल में बेड्स की भी कमी नहीं है, अनलाइक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम है कि अगर पेशेंट जाना भी चाहे तो बेड्स नहीं है। तो महाराष्ट्र की जो बात करें, खास करके जो बंबई की, तो बंबई की सिचुएशन डिफरेंट है, तो इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और वो पेशेंट को ले आते हैं। जी डॉक्टर कुलकर्णी, जी डॉक्टर मैं कुलकर्णी यूपी आगे। बिहार की बात कर रही हूँ। जी हाँ नहीं, अभी जैसे हम लोग जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे फॉर्चुनेटली जैसे पेशेंट जल्दी से आपके पास पहुंचते हैं। दिस इज एफर्ट ऑफ लास्ट फुल ईयर कि जहाँ पे हम लोग हर चैनल से लोगों को बता रहे हैं कि आपको बुखार आएगा तो 1-2 दिन से ज्यादा आपको बुखार अपने तरीके से उसे ट्रीट नहीं करना है, आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना है। तो दैट्स वाई पेशेंट ज्यादा देर तक अपने घर में बैठ के वो बुखार कुछ घर में ले लिया, किसी यहाँ वहां से कुछ सुन के ले लिया, तो ये यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। पेशेंट्स जनरली रीच टू सम डॉक्टर एंड फॉर्चुनेटली वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्टर्स कि उनके फैमिली डॉक्टर्स है। फिर यहाँ पे जैसे वार्ड टू वार्ड वहां पे हर जगह पे एक फीवर क्लिनिक है। तो उसकी वजह से होता क्या है, हर 30-40 हजार लोगों के पीछे गवर्नमेंट का सेंटर है और उसी के साथ में वहां पे जो फैमिली डॉक्टर्स है वो भी गली गली में है। तो इसके लिए कोई बुखार अगर यहाँ पे आ गया तो पीपल इमीडिएटली रश टू द नियरेस्ट डॉक्टर। तो इसके लिए जो यहाँ का डेथ रेट है वो भी कम है क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस। हमने यहाँ पे एक आयुष टास्क फोर्स में मैं जो काम करता हूँ, तो हमने यहाँ पे एक जो सबके दिलों में यहाँ पे एक नारा लगा के रखा है कि जितना आप जल्दी पहचानो उतना आप जल्दी उसको डायग्नोस करोगे, उतने जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा और वो पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचेगा, मीन्स हॉस्पिटल तक उसको जाने की नौबत नहीं आएगी। दैट इज हाउ और वी आर ट्राइंग टू मैनेज। डॉक्टर कुलकर्णी, ये भी मैंने पढ़ा था कि वहां पर जैसे ही आरटीपीसीआर किसी का पॉजिटिव आता है तो फौरन जो बीएमसी का कंट्रोल रूम है, वार्ड कंट्रोल रूम, वो फौरन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और पेशेंट के टच में आ जाता है और आगे मैनेजमेंट में उनकी मदद करते हैं। जी ये सही है? ये सही है, उसी दिन शाम तक उसके घर पे दवाई पहुंच जाती है और अगर जरूरत होती है तो वो एम्बुलेंस सरकार ले भी जाती है, शिफ्ट भी करते हैं हॉस्पिटल।
जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हॉस्पिटल एम्बुलेंस तक उससे जो भी है, और देर आर लॉट ऑफ जंबो सेंटर्स की जहाँ पे गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट टू whoever comes to it। जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ पे 3 जंबो सेंटर्स है कि जहाँ पे 1000 पेशेंट्स एक साथ में एडमिट हो सकते हैं, और वैसे ही एक सीसीसी भी 1000 पेशेंट्स का है। और इसके साथ में लगभग थाना, जिस शहर में मैं हूँ यहाँ पे आबादी लगभग 20 लाख के करीब है, तो यहाँ पे लगभग 50 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है। सो और वी एक हैव खास, हाँ, जी जी, एक ये भी मैं तो चेक यहाँ करना पे चाहता था कि हाँ ये अगर किसी को पॉजिटिव आता है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो वो वार रूम जो है वो बीएमसी का वही डिसाइड करते हैं कि इनको किस हॉस्पिटल में जाना है, अपने आप आपको हॉस्पिटल ढूंढने की जरूरत नहीं नहीं, है। nobody is allowed that way, नंबर 1। दूसरी बात है कि वॉर रूम से आपको पूछा जाता है आपको गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है। प्राइवेट में जी जाना है तो उनको नजदीक वाला जो हॉस्पिटल है वो जनरली असाइन किया जाता है। यू डोंट हैव अ चॉइस। एंड अभी बीच में सिर्फ 10-15 दिन ऐसे हो गए थे कि वॉर रूम को भी वहां पे बहुत लोड आ गया था, क्योंकि ऑक्सीजन बेड्स और ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। बट फॉर्चुनेटली वी आर थ्रू इट। अभी वो उस वक्त की हालात जो है वो कम हो गई है, ऑक्सीजन भी सप्लाई बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये हम लोग डॉक्टर कुलकर्णी, ये जो बहुत सारे जो एलोपैथी में स्टेरॉइड यूज करते हैं, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आप लोग क्या करते हैं? आपके पास कुछ है या? अभी जैसे मैंने बताया तो धूमोवती जी आपको बतानी बाकी थी। हाँ हाँ, जी जी और जी प्लीज। हाँ, और फॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए हम लोग महाराष्ट्र में क्लिनिक्स के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो इंस्पेक्शन टीम अभी आई थी। तो अच्छा अच्छा, आपको बताने में मुझे अच्छा लगता है कि हमारा सेंटर है यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर भी आ जाएगा। चलिए बहुत तो अच्छा। हाँ, तो हमारे तो ये सेंटर में आपके रामनगर हॉस्पिटल के का यहाँ पे नाम क्या है? ये आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है और कहाँ पर ये लोकेटेड है? नहीं, अभी मैं बैठा हूँ हमारे क्लिनिक में, जहाँ जी जी जिसका नाम है फिरोजा आरोग्य धाम, और जी जहाँ जी पे पेशेंट एडमिट कर रहे हैं उसका नाम है आरोग्य धाम, जी जी अष्टविनायक आरोग्य धाम। तो ये जी जी हमारे दूसरे जो मित्र है जो एलोपैथी की सब प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ में मिलके हमने हॉस्पिटल में व्यवस्था की है, और ये क्लिनिक। जी जी जी, तो बहुत अभी अच्छा। जैसे आपने कहा कि स्टीरॉइड्स में आप क्या करते हो, तो स्टीरॉइड्स की जगह पे जैसे मैंने अभी बताया धूम्रपान जो है वो एक हम लोग यूज करते हैं। उसके साथ जी में हमारे जो रसकल्प है वो रसकल्प भी हमें बहुत अच्छा काम देते जी हैं। जी पर्टिकुलरली वसंत कुसुमाकर जो है, चंद्रकला रस है, ये रस बहुत अच्छी तरीके से ये साइटोकाइन स्टॉर्म में सपोर्ट करता है आरोग्यवर्धिनी को। और जी जब जी आगे बात बढ़ती है जहाँ पे पेशेंट का जीवन मरण का प्रश्न आता है, उस वक्त कुपिपक्व रसायन और उसके साथ में हेमगर्भ बहुत अच्छा काम करता कार्य है। कर लेती। तो आज की चर्चा से ये बात बहुत साफ हुई कि एलोपैथी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक है, एलोपैथी पे अभी लोगों का विश्वास अधिक है। इसके बावजूद अगर साइड बाय साइड जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं या मरीज हैं या हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक जो परंपरागत सदियों से इस्तेमाल होते रहे रसायन, भस्म और ये धूम्र लेने की जो है व्यवस्था और काढ़ा है, उसके अलावा स्टीम लेने से अगर ये ले तो बहुत सारे मरीजों की मुझे लगता है कि कंडीशन सीरियस नहीं होगी और ऑक्सीजन लेवल कम होने के बावजूद वो मैनेज हो जाएंगे घर पे या हॉस्पिटल में जाएंगे, तो उनके प्राण का खतरा बहुत कम रह जाएगा। जैसा कि देखिए महाराष्ट्र में चूंकि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बंबई में खास करके, तो वहां पर देखिए कि डेथ रेट बहुत कम है। और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, नॉर्थ इंडिया में भी सरकार को चाहिए कि इस तरह से मिल करके, देखिए तमिलनाडु ने भी बहुत अच्छा काम किया, केरल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उत्तर भारत में हमें चाहिए कि जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आयुर्वेद के डॉक्टरों का और कॉलेजेस का, डिग्री कॉलेजेस का मैन पावर है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो काफी इसका भला होगा पब्लिक का। और जो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सैकड़ों लाशें लोग गंगा में बहा दे रहे हैं या गड्ढों में डाल रहे हैं या यमुना में डाल रहे हैं या पन्ना नदी में डाल रहे हैं, वहां पन्ना के आसपास जो नदी है मध्य प्रदेश में, तो वैसी स्थिति यहाँ उत्तर भारत में नहीं आएगी। डॉक्टर कुलकर्णी, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में एक मिनट सबसे मैं लूंगा समाप्त करने के लिए। व्हाट वुड यू लाइक टू से आखिर में मरीजों से?
लोगों से, दर्शकों से? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जितना जल्दी पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचेगा, वो आयुर्वेद डॉक्टर हो, एलोपैथी हो, जितना जल्दी पहुंचेगा उतना उसका आगे का कष्ट कम रहेगा। अगर वो बीमारी छुपाते रहेगा या फिर कुछ अपने खुद ही तरीके से कुछ करने लगेगा तो उसको बीमारी आगे बढ़ सकती है। तो उसे प्रॉपर साइंटिफिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेद की हो, होम्योपैथी की हो, एलोपैथी की हो, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके अगर वो करना शुरू करता है तो डेफिनेटली हम लोग डेथ रेट को बहुत कम कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा है कि यहाँ पे डेथ रेट जो कम हो रहा है उसका एक कारण ये है कि जिसने भी जल्दी से डॉक्टर के पास जाके अपनी व्यथा बताई तो उसकी दुविधा दूर हो गई। तो आई फील द सेम थिंग शुड बी अप्लाइड इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। पीपल शुड बी मेड अवेयर कि आप जल्दी जितना डॉक्टर के पास पहुंचोगे उतना आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और तो फिर मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र में, पर्टिकुलरली बंबई में, जो अभी हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, हर जगह पे हम लोग संभाल सकेंगे। जी डॉक्टर कुलकर्णी, पेशेंट का मनोबल बढ़ा रहे, आखिर में एक सलाह आपसे और चाहिए थी कि मोरल कैसे पेशेंट का बढ़ा रहे थी, या लोगों मोरल का बढ़ाने समाज के में? लिए हम मोरल बढ़ाने के लिए पेशेंट के साथ में डेली कांटेक्ट में रहते हैं। हर दिन उसको हम एक थोड़ा सा कुछ चुटकुला या ऐसे जोड़ के उसका इंस्पिरेशन के लिए मैसेज हर दिन उनके मोबाइल में हम लोग छोड़ देते हैं। उसके साथ में टच रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको लगता है कि डॉक्टर मेरे साथ में है। जैसे भी पेशेंट को हमने ये हौसला दिया, अगर वो थोड़ा सा भी टूट रहा है देखा तो उसको सपोर्ट किया, हर दिन उसकी हालचाल पूछी, तो उससे पेशेंट आपको अपने हौसले को बढ़ा के रखता है। उसके साथ में जैसे हम लोग प्राणायाम उसको सिखाते हैं तो प्राणायाम का भी उसे फायदा मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छी तरीके से हो जाता है। उससे वो डिप्रेशन में भी नहीं जाता है। और वो जहां तक घर में रह के ट्रीटमेंट करते हैं, होम क्वारंटाइन, तो उस वक्त उसका मनोबल वैसे भी जाता है कि मुझे हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़ रहा है, तो ही इज ऑलवेज बेटर। तो दैट इज द थिंग विच वी हैव सीन इन सो मेनी केसेस। तो हम लोग उसी को हम लोग आगे चलाते हैं कि उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसके साथ में सदैव संपर्क में रहना है, या तो वीडियो कॉल से या फिर आपके कॉल से, तो वो पेशेंट ज्यादा अच्छी तरीके से अपने बीमारी से बाहर आ जाता है। जी, और डॉक्टर तो संपर्क में रहे ही मरीज के। मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनको खुद भी अपने फैमिली से, अपने मित्रों से फोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए कम से कम संपर्क में रहना चाहिए। और भी जो हौसला बढ़ाने की चीजें हैं अपना वो करना चाहिए। अपने जो आराध्य है, जो भी उनके आराध्य है, आध्यात्मिक शक्ति से भी इसमें काफी मदद मिलती है। तो आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। हमारे 3 जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये बताया कि भाई मरीज के सीरियस होने के बावजूद उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इसमें डॉक्टरों या वैद्यों से ज्यादा बहुत बड़ा रोल सरकार का भी है। जहां सरकार का सिस्टम अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, और जब जरूरत पड़ती है तो उनको एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का एश्योरेंस होता है, तो वहां ज्यादा लोगों को सुकून रहता है। और फिर इंडिविजुअल लेवल पर सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जुटाने की या बेड के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ती है। हम सभी अपने पैनलिस्ट का, डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर नीतूश्री, डॉक्टर अचल साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद देते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की जो ये चर्चा है, इसका जो लिंक है, ये आप अपने फ्रेंड्स से अधिक इसको शेयर करें, ताकि लोगों को मालूम हो कि वो कैसे अपने आप को कोरोना की क्राइसिस में भी, महामारी में भी, कैसे अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगेन कल फिर हम मिलेंगे।